तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है लेसन नंबर 4 और एनवायरनमेंट का। इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में या एलोन नहीं रह सकता है। हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द सराउंडिंग में या तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या तो बेटा ये कहाँ पे रहता है? फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द सराउंडिंग होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अदर ह्यूमन बींग्स की या फिजिकल सराउंडिंग की, जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है। और इंटरेक्ट करने से क्या होता है? मेंटेन रहता है बैलेंस नेचर में। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। यही इंट्रैक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है एक एरिया के अंदर, जब लिविंग और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में क्या होती है? इंट्रैक्शन। यही बेटा क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। और बेटा हम कहते हैं ये जो टर्म इकोसिस्टम है इसको सबसे पहले कॉइन किया आर्थर टेंसले ने। कब? 1935 में। आर्थर टेंसले ने कब बेटा? 1935 के अंदर। इकोसिस्टम को हम बेटा कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इसमें क्या आता है बेटा? इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। एक तो ये बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल यूनिट है और बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट है। और बेटा हम कहते हैं इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ community of living organisms and the physical environment both interact and exchanging material between them। इकोसिस्टम के अंदर बेटा क्या क्या आता है बेटा? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेटा कम्युनिटी, ठीक है बेटा, एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, और बेटा वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये सर्वाइव करते हैं। बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम, जो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आपस में होता है। द इंटरेक्शन ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ फूड चेन। ये इंटरेक्शन कैसे होती है? फूड चेन की फॉर्म में। एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और बेटा किस फॉर्म में ये होती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, मतलब अलग अलग साइकिल्स की फॉर्म में। नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, जिससे क्या होती है बेटा? एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम के अंदर। बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिलिंग, और बेटा बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और मटेरियल्स की क्या होती है? साइकिलिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? और एक नाम इकोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद हम बेटा बोलते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप्स हम कहते हैं बेटा इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ड्यूरेशन एंड नेचर। इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा साइज के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। साइज के बेसिस पे इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर, माइक्रो एंड मैक्रो। पहला माइक्रो और दूसरा बेटा मैक्रो, ठीक है बेटा। माइक्रो इकोसिस्टम, मैक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इकोसिस्टम, ठीक है बेटा, सबसे छोटा इकोसिस्टम। दीज आर स्मॉल साइज्ड इकोसिस्टम। ये बेटा छोटे साइज्ड का इकोसिस्टम होता है। एंड इंक्लूड वेरी स्मॉल पॉन्ड, इसके अंदर क्या आता है? कोई भी छोटा सा पॉन्ड, फ्लावर पॉट, a place under rock and stones and stagnant water, या कोई भी ऐसी प्लेस जो रॉक्स के पीछे होती है, जो रॉक्स के नीचे होती है, स्टोन्स के नीचे होती है, ठीक है बेटा। माइक्रो इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम। दीज आर वेरी लार्ज साइज्ड इकोसिस्टम। ये बेटा बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। एंड इंक्लूड एन ओशन, ए डेजर्ट एंड ए फॉरेस्ट, जिसके अंदर बेटा डेजर्ट आता है, ओशन आता है या फॉरेस्ट आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब बेटा ड्यूरेशन के बेस पे
इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, टेम्पोररी इकोसिस्टम एंड परमानेंट इकोसिस्टम। टेम्पोररी इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन सपोर्टेड इकोसिस्टम, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ह्यूमन सपोर्टेड इकोसिस्टम जिनको ह्यूमंस डेवलप करते हैं, विच इज ईदर ह्यूमन मेड और नेचुरल, या अगर ह्यूमंस भी डेवलप नहीं करते हैं ये नेचुरल भी होते हैं, मगर इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है बेटा? शॉर्ट, टेम्पोररी। दीज इंक्लूड रेन फेड पॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या क्या आता है? रेन फेड पॉन्ड्स, किसी पॉन्ड के अंदर रेन वाटर जमा होता है, ये अलाइव हो जाता है। आफ्टर सम टाइम बारिश बंद हुई, इसका पानी खत्म हो गया। एंड लेबोरेटरी कल्चर ऑफ प्रोटोजोन्स, या हम लेबोरेटरी कल्चर करते हैं प्रोटोजोन्स का, तो हम इनको क्या कहते हैं? टेम्पोररी इकोसिस्टम, जिनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, चाहे ये नेचुरल है चाहे ये मैन मेड है। उसके बाद बेटा परमानेंट इकोसिस्टम, दीज आर लॉन्ग लिव्ड एंड सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम। ये बेटा वो इकोसिस्टम होते हैं जो क्या होते हैं? लॉन्ग लिव्ड एंड सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम, जो बेटा क्या होते हैं? सेल्फ सपोर्टिंग। दीज इंक्लूड लैक, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इनके अंदर क्या क्या आता है? लैक आता है, डेजर्ट आता है, फॉरेस्ट आता है और ग्रासलैंड्स आते हैं। उसके बाद तीसरी क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब बेटा नेचुरल बेसिस पे इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज के अंदर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है, वो इकोसिस्टम होता है, दीज इकोसिस्टम्स ऑपरेट अंडर नेचुरल कंडीशंस। ये वो इकोसिस्टम होता है जो नेचुरल कंडीशंस पे ऑपरेट होता है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। दोज आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो बेटा नेचुरल इकोसिस्टम है ये दो किस्म का होता है, पहला टेरिस्ट्रियल एंड दूसरा एक्वेटिक। नेचुरल इकोसिस्टम दो किस्म का होता है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इट ऑपरेट्स ऑन लैंड, ये वो इकोसिस्टम होता है जो लैंड पे क्या होता है? ऑपरेट, मतलब जो ज़मीन पे ऑपरेट होता है, जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट एसेट्रा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, इट ऑपरेट्स इन वाटर एंड और अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये वाटर के अंदर ऑपरेट होता है और ये दो किस्म का होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये वो इकोसिस्टम होता है जो ऑपरेट होता है पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में और लेक्स में। मैरीन इकोसिस्टम, ये वो इकोसिस्टम होता है जो ऑपरेट होता है ओशंस के अंदर, एस्ट्रीज के अंदर एसेट्रा। ठीक है बेटा, तो मैरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश इकोसिस्टम। उसके बाद है बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दीज इकोसिस्टम्स आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ये वो इकोसिस्टम होते हैं जिनको क्रिएट भी ह्यूमन बींग्स करते हैं और मेंटेन भी ह्यूमन बींग्स करते हैं, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेड। इसको बेटा हम और एक नाम देते हैं ह्यूमन मेड और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, या इसको हम और एक नाम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। दीज इंक्लूड क्रॉप फील्ड्स, गार्डन्स, पार्क्स, लार्ज डैम्स, फिशरी टैंक्स, एक्वेरियम एसेट्रा। तो बेटा ये एग्जांपल्स है इसके अंदर, जैसे क्रॉप फील्ड हम बनाते हैं, गार्डन्स, पार्क्स, लार्ज डैम्स, फिशरीज, टैंक्स, एक्वेरियम्स एसेट्रा, जो बेटा इस इकोसिस्टम के अंदर हम बनाते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से बना है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू फेमस इकोलॉजिस्ट ओडम, ODUM, 1971 described that an ecosystem is a basic functional unit which include the living organism biotic component and non-living organism abiotic component, both interacting with each other, and both are necessary for maintenance of life on
अर्थ। तो बेटा हम कहते हैं एक फेमस इकोलॉजिस्ट जिसका नाम था ओडम, उसने 1971 में कहा इकोसिस्टम बेसिक यूनिट है। किसका बेसिक यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है। बेसिक यूनिट है किसका बेटा? बायोस्फीयर का। और इसके अंदर दो चीज़ें आती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये दोनों नेसेसरी है किसके लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ज़मीन पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट इट फॉर्म्स इकोसिस्टम। अब हम कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट। हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का होता है उसके अंदर नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट आते हैं। नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे इनको हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। पहला बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, these are involved in cycling of nutrients through biogeochemical cycles। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो मटेरियल्स आते हैं जो बेटा साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स करते हैं थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर साइकिल। मतलब जो हमें बताते हैं नेचर के अंदर कैसे ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं, कैसे खत्म होते हैं, कैसे फिर से बनते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट की डेथ होती है। एंड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एसेट्रा। तो बेटा इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स इससे बाहर निकाले जाते हैं। दीज आर लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिंक बनाते हैं किन किन के दरमियान? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। उसके बाद बेटा तीसरा क्लाइमेटिक एंड एडिपिक फैक्टर्स। हम कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट आर कंसिस्ट्स ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एसेट्रा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं? जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, विंड आता है, ह्यूमिडिटी आती है, रेनफॉल आता है। एंड एडिफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू सॉइल। एडिफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के साथ क्या होते हैं? रिलेट। एंड इंक्लूड टेक्सचर, पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। एक तो वो हमें अंडरस्टैंड कराती है क्या ये सॉइल फिट है किसी भी क्रॉप के उगने के लिए या किसी भी प्लांट के ग्रोथ करने के लिए। हम उसका टेक्सचर देखते हैं, पोरोसिटी इसमें कितने पोर्स बनते हैं, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल ये कितना वाटर होल्ड कर सकती है। तो ये तीन कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हमने कहा इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेटिक एंड एडिपिक फैक्टर्स। उसके बाद है बेटा बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट। Biotic components constitute the living organisms of an ecosystem। Biotic components क्या बनाते हैं? Living organisms of an ecosystem। ये बेटा बनाते हैं living organisms of an ecosystem। इसके अंदर living organisms आते हैं। They are all connected through food and a number of other relations। ये सारे आपस में connected कैसे होते हैं? Food से और बाकी relations से। They can be grouped into producers, consumers and decomposers। इनको भी हमने बेटा तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, producers, consumers and decomposers। Producers are those organisms which can prepare their own food from simple inorganic substances। Producers वो organisms होते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। कैसे? खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जब वो
एनवायरनमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई आती है, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं और माइन्यूट फ्री फ्लोटिंग फाइकोप्लैंक्टन्स। उसके बाद हम बेटा कहते हैं कंज्यूमर्स। हम कहते हैं कंज्यूमर्स को हिटीरियोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स दोज एनिमल्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं किन पे बेटा, प्रोड्यूसर्स पे फॉर फूड। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स और कंज्यूमर्स। एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी क्या है बेटा, कंज्यूमर्स है। all animals including human beings are consumers. These are depend on the producers. ये किन पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किसके लिए बेटा, न्यूट्रिशन के लिए। These are divided into 5 categories. इनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किनको बेटा, कंज्यूमर्स को। पहला प्राइमरी कंज्यूमर। These are animals which eat plants or plant parts and are also called herbivores. प्राइमरी कंज्यूमर हम किनको बोलते हैं, हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं उन एनिमल्स को जो खाली प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवर। जैसे रैबिट है, डियर है, गोट है, कैटल है, ग्रास ऊपर है, एसेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दीज आर एनिमल्स विच फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कॉर्निवर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉर्निवर्स। कॉर्निवर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स। कॉर्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो बाकी एनिमल्स का मीट खाते हैं, फ्लश खाते हैं। एग्जाम्पल फॉक्स, फ्रॉग, सेंटीपीड, फिश, वाइल्ड कैट्स, स्नेक्स एसेट्रा। उसके बाद बेटा टर्शियरी कंज्यूमर। दीज एनिमल्स विच फीड ऑन secondary consumers. These are those animals which feed on secondary consumers. ये वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं किन पे बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे एंड आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्निवर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्निवर्स। एग्जाम्पल वुल्फ ईटिंग अपॉन द फॉक्स। वुल्फ किसको खाता है, फॉक्स को। Quaternary consumers. These include largest carnivore which feed on the tertiary consumers. इसके अंदर क्या आते हैं, largest carnivore जो फीड करते हैं tertiary consumers पे and are called top carnivores, जिनको हम top carnivores बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइन है, टाइगर है, एक्स्ट्रा। डबल कंज्यूमर। The animals which eat both plants and animals are also called omnivores या double consumers. Example humans, dog, cat, bear, etc. ठीक है बेटा, तो इनको हम बेटा बोलते हैं 5 क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स। तीसरा कंपोनेंट जो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, वो है डिकम्पोजर्स या सेफ्रोट्रॉप्स। These are also known as micro consumers. इनको हम और एक नाम बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स और ऑस्मोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स। They break down the complex organic compounds of dead bodies of both plants and animals, absorb some of the decomposed product while releasing most of the inorganic compound into the environment, from where these are reused by the producers. ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को। मतलब जो ही कोई एनिमल मरता है या प्लांट मरता है, उनकी बॉडीज को ये डिकम्पोज करते हैं और कुछ डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। रिमेनिंग ये एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिनको फिर से यूज करते हैं प्रोड्यूसर। सो दे हेल्प इन मटेरियल साइकिलिंग, ताकि मटेरियल साइकिलिंग हो जाए। In the absence of decomposers, no natural replenishment of the soil takes place. अगर decomposers नहीं होंगे, soil में replenishment नहीं होगी, replenishment नहीं होगी। ठीक है बेटा, which decreases the soil fertility, जिससे soil fertility decrease हो जाएगी, and the plant yield या plant yield. These include bacteria and fungi. इसके अंदर क्या क्या आता है,
बैक्टीरिया एंड फंगाई। डिकम्पोजर्स और एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट ऑफ नेचर, इनको हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट ऑफ नेचर। इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जो इसके लिए ज़रूरी है कि अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड चेन।